हेलो बच्चा पार्टी। सो अगेन वेलकम टू अवर न्यू सेशन एंड न्यू चैप्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अबाउट 3 लेक्चर अपने हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है स्वप्रेरण, चर्चा करेंगे पूरी डिटेल से विद डायग्राम विद न्यूमेरिकल। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिकॉल द प्रीवियस वन। पीछे का जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने गतिक विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ा था। अगर मान लो कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को आपने उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया तो उस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परिवर्तन होने से क्या हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल इंड्यूस होता है। उस विद्युत वाहक बल की जो वैल्यू आई थी अपनी वो क्या थी, E = BVL। उसके बाद में अपन ने एक रोड थी, उस रोड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाया था। तो उस रोटेशन की वजह से उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परिवर्तन होने से एक विद्युत वाहक बल इंड्यूस होता है, जिसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी E = 1/2 BωL², वेयर ओमेगा इज उस रोड का एंगुलर वेलोसिटी थी। ठीक है, उस रोड का कोणीय वेग था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो लेक्चर है वो है सेल्फ इंडक्टेंस। यस, माय नेम इज अक्षय कुमार एंड दिस इज़ योर खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल अक्षय सर फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। और जो बहुत ही आलसी लोग हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके इस लेक्चर के और इस चैप्टर के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सर, अब कर भी दीजिए स्टार्ट। कब से बोल रहे थे स्टार्ट करते हैं। ये लो भाई, करते हैं स्टार्ट। इंडक्टेंस स्वप्रेरण या स्वप्रेरण, कितना खूबसूरत सा नेम है सर, स्वप्रेरण। जितना खूबसूरत सा नेम है उतना ही प्यारा टॉपिक है। ठीक है, देखो क्या होता है। देखो बच्चों, अपन अब तक ये पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो किसी कोइल के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परिवर्तन करते हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन करने की वजह से क्या होता है, उस कोइल के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से उसमें एक विद्युत वाहक बल इंड्यूस होता है, जो फैराडे बाबा जी ने बोला था अपने को। और वो विद्युत वाहक बल क्या करता है, उस कोइल के अंदर एक करंट का निर्माण करता है। और वो जो करंट है, उस करंट की जो डायरेक्शन है वो अपन ने दी थी दादाजी लेंज ने। ठीक है, लेंज नाम के वैज्ञानिक ने अपने को उस करंट की डायरेक्शन दी थी। और वो जो करंट की डायरेक्शन थी वो क्या थी कि जो विद्युत वाहक बल इंड्यूस होता है उसकी दिशा या जो विद्युत धारा इंड्यूस हुई है उसकी दिशा सदैव उस प्रकार होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर पहला जो प्रयोग था वो क्या था, सुनो। मान लो कि अपने पास में एक कोइल है। कोइल का मतलब होता है सोलेनोइड, परिनालिका। ये लो, और इस कोइल को आपने क्या किया, एक DC पावर सप्लाई से जोड़ दिया, प्लस माइनस। और यहां पर क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, प्लग के कनेक्ट किया। और जैसे ही क्या करते हो आप, इस बैटरी को कनेक्ट करने के बाद में प्लग के को ऑन करते हो। प्लग के को ऑन किया तो अपन ये जानते हैं कि प्लग के को ऑन करने पर इसके अंदर एक करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये लो करंट की डायरेक्शन इस प्रकार। ठीक है, तो इसके अंदर एक करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से ये करंट इस कोइल में से पास आउट होती है, परिनालिका के अंदर से पास आउट होती है। मतलब कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे है, कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इस कोइल को अगर मैं मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N है, मतलब कि फेरों की संख्या फिलहाल कितनी ली गई है, N ली गई है। अगर इनमें से मैं कोई एक फेरा बाहर निकाल के आपके सामने रख देता हूँ, मतलब इसका कोई एक फेरा कुछ इस प्रकार रखा, सही है, जो बन गई एक वर्ताकार धारावाही कुंडली। और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। और मान लो कि इसके अंदर करंट कुछ इस प्रकार फ्लो हो रहा है, मतलब कि ये ऐसे यहाँ से गया, ये ऐसे इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है।
अपन ये जानते हैं कि अगर किसी कोइल के अंदर करंट फ्लो हुआ तो उस कोइल के अक्ष के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। याद आ रहा है कुछ? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म सर। और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर लेक्चर नंबर अपना 5th, और उसके अंदर अपन ये बता चुके हैं कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सर सब कुछ याद रहता है, हमें रखना भी पड़ेगा, एग्ज़ाम नज़दीक जो है। ठीक है, तो ये जो कोइल है ये इस प्रणालिका की एक कोइल मान ली, और अपन ये जानते हैं कि इसके अक्ष पे क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, ये अक्ष है भाई, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड बना, और अपन ये भी जानते हैं कि अक्ष के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो कोइल के अंदर करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने की वजह से इसके अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड बना। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो इन सभी नंबर्स की वजह से इसके अक्ष, इनका अक्ष तो सेम है, ये लो इनका अक्ष क्या है, सेम है। तो इस नंबर ऑफ टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मान लो, इस नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से इस डायरेक्शन में, इस नंबर यानी कि n नंबर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो एक ही डायरेक्शन में आएगी सबकी वजह से, क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम है। भाई ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दूसरे के लिए भी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, तीसरे के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, चौथे, पांचवें, छठे, चलते 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 एग्जाम आ गए, और एग्जाम आ गए तो यू नो बेटर। ठीक है, तो चलते चलते n नंबर्स आ गए, और n नंबर्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो सबसे ज़्यादा हुआ। और अपन ये पढ़ भी चुके हैं कि जो सोलेनॉइड होता है, जो प्रणालिका होती है, उसके अक्ष पर यानी कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसके ऊपर और नीचे के बजाय। मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0, सही तो है, और अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा। ठीक है, जब आपने डीसी पावर सप्लाई इसके साथ में कनेक्ट किया तो इसके अंदर करंट फ्लो हुआ, और करंट फ्लो होने की वजह से इसके अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सेम ही तो है, क्योंकि जो डीसी पावर सप्लाई होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। मतलब डीसी जैसे 5 वोल्ट की आपने पावर सप्लाई कनेक्ट की, तो 5 वोल्ट की पावर सप्लाई कनेक्ट करने की वजह से क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है, ऐसा समझो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अगर आप 5 वोल्ट कनेक्ट करते हो तो मान लो कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर है। तो 5 एम्पियर करंट क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट करंट क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और इस कोइल का एरिया भी आपने डिसाइड किया है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। लगा के देखें दादाजी वाला लॉ, कौन सा था दादाजी वाला लॉ, विद्युत वाहक बल फैराडे का नियम, E = माइनस का d∅b अपॉन में dt, सही है। φb क्या होता है, B.A, φb = B.A। ठीक है, E के अंदर रख देते हैं वैल्यू, E = माइनस का d∅b की वैल्यू है आपकी B.A यानी कि BA अपॉन में dt। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पावर सप्लाई जो आपने कनेक्ट की है उस पावर सप्लाई से आप इसको कांस्टेंट वैल्यू का करंट दे सकते हो। तो जब कांस्टेंट वैल्यू का करंट दिया आपने इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो कांस्टेंट होगी। और आपने जो कोइल ली है उस कोइल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको आपने डिसाइड कर दिया है, तो एरिया भी क्या है, कांस्टेंट है। तो B कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है जब कांस्टेंट वैल्यू का आप D के रिस्पेक्ट, ये T के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब इस केस में क्या होता है, इस कोइल के ऊपर कोई भी विद्युत वाहक बल इंड्यूस नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो इस केस में इसके ऊपर कोई भी विद्युत वाहक बल इंड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल इंड्यूस करना है, और ये अपन जानते हैं फैराडे के प्रथम नियम से। और फैराडे का जो प्रथम नियम था वो ये था
कि अगर मान लो किसी कोयल के अंदर या किसी सरफेस के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर क्या करते हो, परिवर्तन करते हो, तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन होने से, फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। मतलब इस कोयल के अंदर ना इन फील्ड लाइंस के अंदर अगर परिवर्तन हो जाता है, देखो ये जो सोलेनोइड होता है, आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि सोलेनोइड एक ऐसी युक्ति होती है जो एक कुचालक, एक इंसुलेटर, बेलनाकार छड़ होती है, उसके ऊपर तांबे के विद्युत रुद्ध फेरे को लपेट के बनाया जाता है। और वो जो फेरे आपने लपेटे वो इस अक्ष के, यानी कि ये जो बेलन है, ये समझो कि ये बेलन मान लो, ठीक है, ये बेलन ही एक टाइप का, और ये आगे वाली जो इसकी नोक है ये इसका अक्ष मान लो। तो जब इसके ऊपर तांबे के विद्युत रुद्ध फेरे लपेटे तो ये एक फेरा है, 2 3 4, ये जो पहला फेरा है ना, ये इसके अक्ष के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि सरफेस के साथ में, जो सरफेस की जो अक्ष है उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और अपन जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अक्ष से पास आउट होती है, तो अक्ष से पास आउट होगी और उस फेरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब फ्लक्स। याद आ रहा है कुछ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो वहाँ पे बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर बाई चांस गलती से भी उस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर परिवर्तन हो जाता है, कैसे होगा परिवर्तन? अगर यहाँ से कुछ ऐसा कर दो, आप यहाँ से कुछ ऐसा कर दो कि इस करंट के अंदर क्या कर दो, परिवर्तन कर दो। अगर इस करंट में परिवर्तन करते हो तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है, और वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कोयल के परपेंडिकुलर हैं, और इस कोयल के परपेंडिकुलर लाइंस, और यहाँ से आप करंट में क्या कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो। तो करंट में परिवर्तन मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में परिवर्तन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में परिवर्तन मतलब विद्युत वाहक बल, क्योंकि वो सारी की सारी फील्ड लाइंस कहाँ से गुजर रही है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर गुजर रही है। तो दादाजी का लॉ काम आएगा। दादाजी का लॉ क्या कहता है कि अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वो जो फ्लक्स परिवर्तन की दर होती है वो विद्युत वाहक बल के इक्वल होती है, मतलब कि विद्युत वाहक बल तो बनेगा, ठीक है। और कितना बनेगा, E = d∅B/dt, ठीक है। जो पहला प्रयोग किया गया था वो क्या था, सुनना। हेनरी नामक वैज्ञानिक, फैराडे और हेनरी के लिए जो पहला प्रयोग किया गया था, इसको एक काम करता हूँ, यहीं से बना लेता हूँ। देखो स्टार्टिंग के अंदर आपने ये पावर सप्लाई जोड़ी, मान लो कि ये कांस्टेंट वैल्यू थी, और कांस्टेंट वैल्यू के लिए कोई भी विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं हुआ। लेकिन जब आप इस कुंजी के को या प्लग को ऑन करोगे, तो प्लग को ऑन करते टाइम क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि 5 वोल्ट की पावर सप्लाई कनेक्ट की है तो एकदम से धड़ाक से उठ के 5 एम्पियर चला गया? ऐसा तो संभव नहीं है। देखो आपने जैसे 5 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया, मतलब कि जो 5 वोल्ट की पावर सप्लाई कनेक्ट की, तो 5 वोल्ट ओके, कनेक्ट करने पे पावर सप्लाई को जो वोल्टेज आपने दिया है वो वोल्टेज किस प्रकार इंक्रीज होगा, 0 1 2 3 4 और 5, मतलब कि वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। और बाबा ओम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, करंट इंक्रीज होता है। V प्रोपोर्शनल I पढ़ा है आपने, ठीक है। मान लो कि जो इस कोयल है, इस कोयल के अंदर 0 से V वोल्टेज तक, मतलब कि आपने जो वोल्टेज दी है वो कितनी है, V है, ठीक है, V वोल्टेज दी है। तो प्लग ऑन किया, वोल्टेज 0 से इंक्रीज होती होती कितनी हुई, V हुई, तो करंट भी कितना इंक्रीज होगा, मान लो कि 0 से I इंक्रीज होगा। ये लो, मान लो कि जो करंट है इसके अंदर 0 से I इंक्रीज होता है, कब तक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है भाई, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर जब तक V वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि DC पावर सप्लाई है, और DC पावर सप्लाई स्टार्टिंग में बढ़ेगी और उसके बाद में क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग का जो पॉइंट ले रहे हैं वो ये है कि ऑन करोगे 0 से V वोल्टेज बढ़ी, करंट भी 0 से I बढ़ेगा। और जब करंट 0 से I बढ़ रहा है मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है। पहली बात तो जब किसी कोयल के अंदर करंट आप मतलब करंट फ्लो करवाते हो तो उस कोयल के अंदर उसके अक्ष पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अक्ष पे मैक्सिमम रहता है। और कोयल और अक्ष के बीच में, यानी कि ऐसे समझो कि ये कोयल एक सरफेस है
और इस सरफेस के परपेंडिकुलर गुजर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जैसे ही करंट आया इसके अंदर इंक्रीज होता हुआ बढ़ता हुआ आया, यानी कि 0 से I होता हुआ आया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर भी इंक्रीज होगा, मतलब कि वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, परिवर्तनशील होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तनशील, मतलब कोयल है, अक्ष के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पहले कांस्टेंट था, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही क्या हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परिवर्तन, इनिशियल पॉइंट के अंदर, इनिशियल स्टार्टिंग में, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परिवर्तन, तो इस कोयल के अंदर क्या होगा, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन दादाजी क्या कहते हैं, फेराडे, E इज इक्वल टू होता है माइनस का d∅b/dt, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन तो एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और वो विद्युत वाहक बल जो होगा उसकी दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिस कारण वह उत्पन्न हुई है। तो करंट बढ़ रहा है 0 से I, मतलब वो जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है, इंड्यूस हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है। जब कांस्टेंट वोल्टेज है तब तो कोई फील्ड, मतलब कि ये जो फील्ड है ये वेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई विद्युत वाहक बल इंड्यूस नहीं होगा। इंड्यूस तब हुआ जब करंट के अंदर इंक्रीज हुआ 0 से I, तो करंट में यानी कि करंट इंक्रीज हुआ तब इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल बना, और उस विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी वो इस प्रकार होगी कि ये उस कारण का विरोध करेगा। अब वो कारण क्या है, कारण ये है कि 0 से I बढ़ रहा है, 0 से V बढ़ रहा है, तो क्या ये 0 से V बढ़ना देगा, क्या नहीं बढ़ने देगा, इंक्रीज नहीं होने देगा। तो उस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगा। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है, मान लो कि करंट ऐसे आ रहा है, यूँ समझो कि ये ऐसे आया और ये करंट ऐसे आ रहा है, तो इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल बनेगा उस विद्युत वाहक बल की दिशा इसके विपरीत होगी, मतलब जो प्रेरित धारा होगी उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी। मीन्स कुंडली ने खुद ने अपने अंदर परिवर्तन किया, करंट 0 से I बढ़ा तो इसके अंदर खुद के अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, और उस विद्युत वाहक बल ने क्या किया, धारा ऐसे आ रही थी और एक प्रेरित धारा का निर्माण इस प्रकार कर दिया, तो ये इस धारा के मान को कम करेगा या नहीं करेगा, मतलब कुंडली ने खुद का ही लॉस कर लिया धारा के मान में परिवर्तन करके। जब वैल्यू कांस्टेंट थी तो कुछ नहीं हो रहा था, ये जैसे जा रही थी अपने रास्ते जा रही है, लेकिन जैसे ही ये कहता है कि मैं खुद के अंदर परिवर्तन करता हूँ, तो यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल क्या करेगा, इसके परिवर्तन का विरोध करेगा। ये बढ़ेगा तो इसको बढ़ने नहीं देगा, ये घटेगा तो इसको घटने नहीं देगा। तो कुंडली के अंदर ये जो घटना हुई, मतलब धारा के परिवर्तन से इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल इंड्यूस हुआ खुद कुंडली के अंदर ही, यानी कि ये विद्युत वाहक बल किसने उत्पन्न किया, इस परिवर्तन ने। तो इस परिवर्तन की वजह से ये जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है, तो ये जो कुंडली के खुद के अंदर जो घटना हो रही है इसको आप क्या बोलते हो, स्वप्रेरण बोलते हो। बोलो एग्री करते हो। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो समझते हैं। देखो स्टूडेंट, ये वो कोयल है मान लो, ठीक है, ऐसा समझो कि ये वो कोयल है और इसका एक पार्ट आपने यहाँ पे रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अक्ष के ऊपर, ठीक है। मैं ये कहूँ कि इसके अंदर विद्युत वाहक बल कब बना, जब इस फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन हुआ, और फील्ड लाइंस में परिवर्तन मतलब कि फ्लक्स, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल बनता है, तब इसके अंदर क्या बनता है, एक करंट बनता है। मतलब जितना विद्युत फ्लक्स उतना ज़्यादा करंट। तो कह सकता हूँ क्या फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है करंट के, 5 समानुपाती I, क्योंकि ये कोयल है और इस कोयल के अंदर करंट में परिवर्तन मतलब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, और विद्युत फ्लक्स में जितना ज़्यादा परिवर्तन उतना ज़्यादा विद्युत वाहक बल, और वो विद्युत वाहक बल क्या करेगा, एक विपरीत प्रकृति का करंट उत्पन्न करेगा जिसको आप प्रेरित धारा बोलते हो, ठीक है। तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है I के, और ये प्रोपोर्शनल सिंबल अगर आप हटाते हो तो यहाँ पर आता है एक कांस्टेंट L, जिसको आप क्या बोलते हो, स्वप्रेरकता बोलते हो,
या स्वप्रेरण गुणांक बोलते हो। ये होगा स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। अब इसकी वैल्यू आप फैराडे के नियम से लिखना चाहो तो कितना होगा, समझना भी, ठीक है। अब बात आती है इसकी डेरिवेशन की। डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो अपन ने एक ही प्रयोग किया था, दूसरा प्रयोग ये था, रिपीट कर देता हूँ एक बार के लिए, सेम ही है इसका। जब आप करंट को 0 से I तक इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल इंड्यूस हुआ वो इसको बढ़ने नहीं देगा। और जब आप क्या करते हो, इस कुंजी K को यानी कि इस प्लग को ऑफ करते हो, तो ऑफ करने पे जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी, घटेगी। और कितना घटेगी, I से 0। अब जब I से 0 ये घटेगी तो क्या होगा, इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल और प्रेरित होगा, क्योंकि जब 0 से I घट रही है, ये I से 0 घट रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है मतलब कि परिवर्तन तो हो रहा है। और जब परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और उस विद्युत वाहक बल की दिशा कुछ इस प्रकार होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगा। अब क्या कारण क्या हुआ, करंट डिक्रीज हुआ, तो क्या वो डिक्रीज होने देगा, क्या डिक्रीज नहीं होने देगा। तो डिक्रीज नहीं होने देगा तो वो जो विद्युत वाहक बल है वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को, मतलब कि वो डिक्रीज तो होगी, ये तो तय ही है क्योंकि यहाँ से आपने ऑफ कर दिया है। लेकिन वो जो डिक्रीज यानी कि जो जब करंट 0 से I, ये I से 0 होगा तो वो आराम से होगा 0 से I, ठीक है। तो यही क्या घटना, यही जो घटना कहलाती है वो क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है, ठीक है। अब सुनो, इसको कर देता हूँ एरस। फाइव वी प्रोपोर्शनल LI, फैराडे लॉ से क्या होता है, E = d∅v/dt। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस का d, 5v की वैल्यू कितनी है, LI/dt। E = L कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, परिवर्तन किस में हुआ, करंट में हुआ, 0 से I या I से 0, तो ये L बाहर आ जाएगा, di/dt। बोलो एग्री करते हो, ठीक है। उसके बाद में ये जो L होता है ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। और इस कांस्टेंट वैल्यू का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सुनना, यहाँ से अगर आप इसका मात्रक निकालोगे तो कितना हो जाएगा, L का मात्रक, L = लिखो 5v/I, ये हो जाएगा L = Weber/एम्पियर। और इसकी जो डायमेंशन हो जाएगा वो होगा, वेबर के लिए m1 L2 T-2 A-1, और ये ऊपर जाके A-2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, A-2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट और इसका डायमेंशन हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स कई बार क्या है कि जो स्वप्रेरण गुणांक है उसकी डेफिनेशन पूछ लेता है कि परिभाषा लिखिए स्वप्रेरण गुणांक की। क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक, किसके इक्वल होता है, समझो भाई। स्वप्रेरण गुणांक एक कांस्टेंट वैल्यू है, और अपन एक कांस्टेंट वैल्यू की जो डेफिनेशन होती है वो जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसको एकांक यानी कि यूनिट मान के क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि E = माइनस का L di/dt है, आपको L की वैल्यू चाहिए, तो L की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, L = E/di/dt, माइनस सिंबल सिर्फ और सिर्फ अपने को डायरेक्शन बताता है, ठीक है, लेंज लॉ से। तो यहाँ पर क्या है, अपने को इस स्वप्रेरण गुणांक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब इसकी डेफिनेशन निकालनी है। तो डेफिनेशन जब निकालते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू कब उत्पन्न हुई, उस वैल्यू को आप क्या कर दो, एकांक कर दो। किसकी वजह से हुई, उत्पन्न हुई, आई की वजह से। यानी कि जब आप करंट के अंदर परिवर्तन करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तब जाके अपने पास में एक विद्युत वाहक बल आता है, और विद्युत वाहक बल से क्या बनता है, अपने पास में प्रेरक तब बनता है, ठीक है। तो अगर आप di/dt की वैल्यू किसी न किसी कैसे न कैसे करके क्या कर देते हो, एकांक कर देते हो, यूनिट कर देते हो। यानी कि मान लो कि di/ जो dt है वो कितना है, 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड मान लो, ठीक है। यानी कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के अंदर फ्लो हो रहा है, मतलब कि इतना परिवर्तन हो रहा है। तब जो कुंडली होती है
उसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो उसके स्वप्रेरण गुणांक के इक्वल होता है। यही क्या है, डेफिनेशन है इसकी। मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी आपको डेफिनेशन निकालनी है तो क्या कर दो, जो परिवर्तन आप कर रहे हो उसको एकांक कर दो, और एकांक करने से उस कोयल के अंदर जो आपने पावर सप्लाई दे रखी है, जो विद्युत वाहक बल जनरेट हुआ है, वही विद्युत वाहक बल क्या कहलाते हैं, वही विद्युत वाहक बल क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक के इक्वल होता है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन और ये इसके इक्वल हो जाएगा, L = E। अब सुनना स्टूडेंट्स, जब आपने एक विद्युत वाहक बल इंड्यूस किया कोयल के अंदर, तो कोयल में विद्युत वाहक बल जो इंड्यूस हुआ है वो ऐसे तो होता नहीं है। मतलब कि विदाउट, आप ऐसे बोलते हो कि जो पावर सप्लाई होती है, समझना ठीक है इसको, कि जो पावर सप्लाई होती है, जो आपने V वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट कर रखी है, वो होता है एक सोर्स ऑफ एनर्जी। सही है, और सोर्स ऑफ एनर्जी वही क्या करता है, उस सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो करवाता है। मतलब करंट फ्लो करवाने के लिए आपको ज़रूरत होती है एनर्जी की। विदाउट एनर्जी आप करंट फ्लो नहीं करवा सकते, जिसको आप बोलते हो कि V वोल्टेज जोड़ी है, वही तो है एक प्रकार से सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप ये कहते हो कि इसके अंदर क्या हुआ, एक जब आप करंट को परिवर्तन करवाया, आपने करंट को परिवर्तन करवाया तो उस कोयल के अंदर एक विद्युत वाहक बल बना। वो विद्युत वाहक बल कहाँ से आया, और उस विद्युत वाहक बल ने एक करंट इंड्यूस किया, जो क्या होता है, मेन करंट के अपोजिट होता है, और वही उस वैल्यू को कम करता है। तो वो जो करंट बना, स्टार्टिंग में मैंने ये बोला था कि करंट को फ्लो करवाने के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की। तो उस करंट को फ्लो करवाने के लिए वो जो एनर्जी है वो कहाँ से आई, वो एनर्जी कितनी होती है, ये भी तो निकालते हैं। मतलब कि कहाँ से आई, कितनी होती है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, अपन जो विद्युत वाहक बल बना रहे हैं, समझना इसको, अपन ने लेंज का नियम किया था। उस लेंज के नियम के अकॉर्डिंग अपन ने ये देखा था कि जब आप करंट के अंदर परिवर्तन करवाते हो, तो करंट में परिवर्तन करवाने से जो कोयल होती है उसके अंदर एक विद्युत वाहक बल बना, और उस विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होगी कि वो उस करंट का विरोध करेगा। तो उसको विरोध कर रहा है वो, मतलब जो विद्युत वाहक बनाया है आपने, वो विद्युत वाहक बल बने हुए, यानी कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ है, उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप क्या करवा रहे हो, उसके कोयल के अंदर परिवर्तन करवा रहे हो। मतलब देखो, यहाँ से करंट के अंदर परिवर्तन, मान लो कि सेम कोयल है, उसको एक बार यहाँ रख लिया सिर्फ समझने के लिए। इसके अंदर करंट इंक्रीज करवाया, करंट इंक्रीज करवाया, तो यहाँ पर क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल EMF जनरेट इंड्यूस होगा। तो ये इंड्यूस हुआ इसके इंक्रीज होने से, लेकिन ये जो EMF है ये इसके इंक्रीज होने का क्या करेगा, विरोध करेगा। लेकिन विरोध तो कर रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, तो आप इसके अपोजिट क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। और वो किया गया वर्क होता है ना, वो किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो अपन वो एनर्जी निकाल लेते हैं, अपन वो अपोजिट वर्क किया है ना उसको निकाल लेते हैं, और वही जो वर्क होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, एनर्जी में चेंज होएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। इसको इरेज कर देता हूँ। बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं। क्या निकालना है अपने को, वर्क निकालना है। तो करंट फ्लो करवाने के लिए आपको इतना पता है कि आप एक फॉर्मूला होता है पावर का, उसका यूज़ करके अपन वर्क निकाल के देखते हैं, शायद आ जाए। P = अपन लिखते हैं W/T। ठीक है, P = W/T है। मान लो कि आप इसके लिए माइनॉरिटी के लिए यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर मान लो कि बहुत ही कम समय dt लेते हैं, तो dt समय में किया क्या जो वर्क होता है वो भी कितना होता है, dW होता है। ठीक है, निकालना है अपने को वर्क, तो P.dt सही है। ठीक है, P = एक रिलेशन होता है VI, यहाँ पर V वोल्टेज होती है और आप कितना ले रहे हो, EI, दोनों इक्वल रख दें, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो
कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। वैल्यू पुट करोगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई आई डॉट डी टी। सही है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ई का मान फैराडे के नियम से कितना होता है, अब ये भी निकाल के लेके आए आप। कितना था भाई, ई इज इक्वल टू माइनस का डी 5b अपॉन में डी टी। ई इज इक्वल टू 5b की वैल्यू कितनी रखी थी, एल आई अपॉन में डी टी। ई इज इक्वल टू एल वैल्यू कॉन्स्टेंट थी बाहर, डी आई अपॉन में डी टी। सही है, यहाँ से ई इज इक्वल टू जो वैल्यू निकाली है आपने, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है, ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ई के स्थान पे रखें, ये हो जाएगा माइनस का एल डी आई अपॉन में डी टी इंटू डी टी और आई। ठीक है, और ये इक्वल है आपके डी डब्ल्यू के, ये डी डब्ल्यू। डी टी से डी टी कैंसल। ठीक है, अरे भाई ये देखो, ये ई है, ई की वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे पड़ा डी टी, ये वाला डी टी से डी टी कैंसल। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का एल आई डी आई। ठीक है, क्या कर दो, अल्पांश वृत्त है, आपको क्या चाहिए, कंप्लीट वृत्त चाहिए, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा, और ये माइनस का एल आई डी आई। एल कांस्टेंट वैल्यू होती है, स्वप्रेरण गुणांक है, ये एल बाहर आ जाएगा, ये लो माइनस का एल, ये हो जाएगा आई डी आई। ठीक है, ये अल्पांश है, और अल्पांश के साथ में क्या पड़ा, इसका फंक्शन पड़ा, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का एल एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा आई स्क्र अपॉन में 2। ठीक है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्र, ये आ जाएगा वर्क। और ये माइनस का जो सिंबल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फैराडे के लॉ से डायरेक्शन को बताने के लिए लिया गया है। ठीक है, इसका इतना महत्व नहीं है यहाँ पे फिलहाल, कैलकुलेशन में नहीं है। ठीक है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हो गया वर्क। आपको क्या चाहिए, एनर्जी, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, तो U इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्र। ये लो, ये क्या आ जाएगी, वो एनर्जी आ जाएगी जो क्या करता है, विपरीत प्रकृति का जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, 1/2 एल आई स्क्र की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी एनर्जी आ गई। अब बात करते हैं इस धारावाही जो परिनालिका है, इसका स्वप्रेरण गुणांक कितना होता है। ठीक है, एज ए फॉर्मूले के रूप में कितना होता है। ठीक है, निकालते हैं इसका, सुनना ध्यान से। एक धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक, क्या सर बोर हो रहे हैं आज, तो बोर हो रहे हो, तो बोर हो रहे हो तो अच्छा सा म्यूजिक चलाओ और वो सुन लो। ठीक है, तो बच्चा पार्टी न्यू जो अपना टॉपिक है, धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक। धारावाही प्रणालिका
का स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, समझना भैया। मान लो कि अपने पास में कोई कोइल है, प्रणालिका है, ये लो, ठीक है। इसके अंदर मान लो कि आई करंट फ्लो हो रहा है और वो जो आई करंट फ्लो हुआ वो परिवर्तनशील है, परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। जब इसके अंदर करंट फ्लो हुआ, सिर्फ समझना है, तो इसके अक्ष पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? प्रणालिका के अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू आप निकालते हो म्यू नोट N अपॉन में L I, या आप लिखते हो B इज इक्वल टू म्यू नोट N I, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड। मतलब कि इसकी जो लेंथ है वो मान लो कितनी है, कैपिटल L मान लो, इसकी लेंथ मान ली कितनी है, कैपिटल L है, और इसके अंदर जो फेरों की संख्या है वो कितनी है, N है। यानी कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को आप क्या लिखते हो, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ये किया है ना अपन ने। प्रणालिका के अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नोट N I होता है, जहाँ पे म्यू नोट कांस्टेंट वैल्यू होती है, N एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, मतलब कि स्मॉल n इज इक्वल टू होता है n अपॉन में l, या आप n इज इक्वल टू क्या लिखते हो, n l हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। सही है। करंट फ्लो करवाया, प्रणालिका के अक्ष पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो कितना बना, B इज इक्वल टू म्यू नोट N I, और जहाँ पे n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, जिसकी वैल्यू n इज इक्वल टू N L हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करवाते हो, इस करंट के अंदर परिवर्तन करवाते हो, यानी कि करंट की वैल्यू को चेंज करते हो, इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, तो चेंज होने से क्या होगा, इस फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन होता है। मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन, फील्ड लाइंस में परिवर्तन मीन्स फ्लक्स में परिवर्तन, और फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब विद्युत वाहक बल। और चलते हैं अपने दादाजी के पास फेराडे के नियम, और फेराडे का जो नियम होता है, फेराडे के द्वितीय नियम से, फेराडे के द्वितीय नियम से, और जो द्वितीय नियम होता है वो कितना होता है भाई, E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बी अपॉन में डी टी। हाँ सर, आ गया याद, डी फाई बी अपॉन में डी टी, जहाँ फाई बी क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन। कितना होता है फ्लक्स में परिवर्तन, क्या लिखते हो, फाई बी इज इक्वल टू बी ए, यही होता है बी डॉट ए। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने लिए हैं आपने, n लिए हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एन बी ए। सही है। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या अपन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4, इसको मान लो 3, फेराडे के द्वितीय नियम को। इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट कर देती हैं b और n की, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 in equation, put the value of equation 2 and 1 in equation 4। समीकरण 4 में 1 व 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5b इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, स्मॉल n कैपिटल L, b की वैल्यू कितनी है, म्यू नोट n I, और ये क्या आ जाएगा साथ में, a आ जाएगा। सही है। ठीक है, 5b इज इक्वल टू आप लिखते हो n स्केयर म्यू नोट L I a, ये हो जाएगा म्यू नोट n स्केयर L I और a। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, स्वप्रेरण गुणांक चाहिए। स्वप्रेरण गुणांक
की डेफिनेशन से क्या होता है, सब प्रेरण गुणांक की डेफिनेशन क्या लिखते हो आप, फाई समानुपाती होता है आई। सब प्रेरण गुणांक की परिभाषा से क्या लिखते हो, फाई प्रोपोर्शनल होता है आई के फाई बी इज इक्वल टू एल आई। आपको एल की वैल्यू चाहिए, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 दोनों को इक्वल रख दें, क्योंकि ये भी 5b के इक्वल है, ये भी 5b के इक्वल है। तो एल आई इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर एल आई ए, आई से आई कैंसल, तो जो लास्ट फाइनल रिजल्ट आएगा आपका एल का म्यू नोट एन स्क्वायर एल ए, ये क्या हो जाएगा, सब प्रेरण गुणांक हो जाएगा। ठीक है, म्यू नोट एन स्क्वायर एल ए, आई से आई कैंसल। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर मान लो कि आप एक माध्यम भर देते हो इनके बीच में, मतलब कि जो सोलेनोइड ले रखा है उसके अंदर एक माध्यम भर देते हो, तो उस माध्यम के लिए जो सब प्रेरण गुणांक आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ नहीं करना अभी, माध्यम के लिए आप क्या लिखते हो, म्यू एम इक्वल टू, अपने को पता है कि म्यू नोट और म्यू आर होता है। ठीक है, निर्वात माध्यम की विद्युत चुंबकशीलता, और ये मान लो कि पैराविद्युतांक है। ठीक है, और ये किसी माध्यम के लिए चुंबकशीलता है। अरे म्यू एम क्या है, म्यू एम माध्यम की चुंबकशीलता। ठीक है, और म्यू नोट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। और म्यू आर क्या हो जाएगा, ये पैराविद्युतांक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माध्यम के लिए आप क्या लिखते हो, एल एम इज इक्वल टू म्यू एम लिख सकता हूँ इसको, एन स्क्वायर एल ए। ये एल यहाँ पे लेंथ है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एल लेंथ हो जाएगी यहाँ पे, और ये प्रेरकत्व है। ऐसा करते हैं, इसको स्मॉल एल लिख देते हैं। ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न न हो। ये स्मॉल एल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्मॉल एल, ये भी स्मॉल एल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेरकत्व को भी आपने एल से लिख रखा है और लेंथ को भी कैपिटल एल से लिख रखा है, तो दोनों में कन्फ्यूजन है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या कर दो, इसको स्मॉल एल से लिख देते हैं। ये हो जाएगा स्मॉल एल, और ये लो स्मॉल एल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एल हो जाएगा। माध्यम के लिए एल एम इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर एन स्क्वायर एल ए। ये क्या आ जाएगा, किसी माध्यम के लिए चुंबकशीलता की वैल्यू आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर धारावाही प्रणालिका के लिए सब प्रेरण गुणांक जो आएगा वो क्या आ जाएगा, निर्वात के लिए आ जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर एल ए, और माध्यम के लिए म्यू नोट ये म्यू एम म्यू आर एल एम इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर एन स्क्वायर एल ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बच्चा पार्टी, होपफुली आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, होपफुली आपको ये जो चैप्टर चल रहा है उसको वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मज़े में रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।